व्यूअर्स, तीन भाइयों ने एक ही मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपने अपने इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए और इनकी तीनों भाइयों की गरां कदर खिदमत है कराटे में। और इनकी वजह से बलूचिस्तान में जो कराटे की डेवलपमेंट हुई उसके लिए लोग इनको गोल्डन ब्रदर्स भी कहते हैं। पिछले वो मेरा वालिद साहब चौकीदार थे लियाकत पार्क में, तो हम बहुत गुर्बत के दौर हमने गुजारे उसमें। हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है कि बलूचिस्तान का वो इलाका काफ़ी पसमानदा है और वहाँ पर एक ऐसे आदमी का पैदा होना जो नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एजाज़ात जीते। सर 97 से मैं 2013 तक अनबीट नेशनल चैम्पियन रहा। आपका ताल्लुक मस्तूम के एक बैकवर्ड गांव से है और हमारे दुश्मन ये कहते हैं कि शायद उस एरिया के लोग इतने मुहब्बुल वतन नहीं है जितने कि दूसरे इलाकों के लोग हैं। तो आपके अंदर ये हुब्बुल वतनी और आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या दुनिया को बताना चाहेंगे कि बलोच और मेंगल और ये जो कबाइल के वहाँ लोग हैं वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं? 2004 में सिलेक्शन भी हो गया हम तीनों भाइयों का, उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड हमारा हुआ। तीनों भाइयों ने एक साथ, सगे भाई तीनों ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लिया। वो सदर पाकिस्तान मोहम्मद जहांगीर साहब ने हमें गोल्डन ब्रदर्स का खिताब दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक फूटा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट आगा नासिर शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में आज एक नए खिलाड़ी के साथ हाज़िर हूँ। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक़ पाकिस्तान वापडा से है और आप कराटे के मुतअद्दिद बार नेशनल चैम्पियन हो चुके हैं और कई ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और आजकल पाकिस्तान की कौमी कराटे टीम के कोच भी हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ जनाबे आगा मोहम्मद मेंगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हो? आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और कैसे इब्तदाई तालीम हासिल की और बचपन कैसे गुजरा। सर मैं बलूचिस्तान के एक बैकवर्ड इलाका कानक बापकानी मेरा गांव था। तो हम पांच भाई थे। पांच में से हम तीन कराटे खेलते थे, दो भाई हमारे को जॉब में थे सर। तो इब्तदाई तालीम हम गांव से शिफ्ट होकर कोयटा चले गए। तो उन दिनों मैं सर खालिद हफीज़ मुग़ल साहब के साथ कराटे ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिया। नहीं, आपको ख्याल कैसे आया कि आपको कराटे सीखनी चाहिए? क्या स्कूल में होती थी, कॉलेज में होती थी? क्योंकि हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है कि बलूचिस्तान का वो इलाका काफ़ी पसमानदा है और वहाँ पर एक ऐसे आदमी का पैदा होना जो नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एजाज़ात जीते। ये कैसे शौक़ कैसे हुआ कराटे का? और भी फ़ुटबॉल बहुत खेली जाती है बलूचिस्तान में, फ़ुटबॉल में नहीं गए आप? जी मैं अपने टीम का सर उसमें स्कूल टीम का मैं कैप्टन था, फुटबॉल टीम का। तो मेरे दोस्त खालिद हफीज़ मुग़ल साहब के साथ कराटे ट्रेनिंग करते थे। उसने कहा मुझे आप आ जाए कराटे खेलो, कराटे में अच्छा वो रिस्पॉन्स है। तो मैं छठी क्लास में उन दिनों पढ़ता था। तो उसके साथ मैंने एक बार खालिद साहब के साथ एडमिशन करवाया, अपने कराटे का इब्तदाई हासिल किया उससे। तो आगे जाके फिर मैं मेरा भाई छोटा शाह मोहम्मद अब्दुल राज़िक, तो उनको भी मैंने अपने साथ कराटे में लाया। तो हमारे मैं आपको अपने जो पिछले वो मेरा वालिद साहब चौकीदार थे लियाकत पार्क में, तो हम बहुत गुर्बत के दौर हमने गुजारे उसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक 92 में कराटे स्टार्ट करके बलूचिस्तान टीम से सिलेक्ट हो गया 97 एबटाबाद में। तो उसमें मैंने मेरा पहला फ़ाइट आर्मी से, दूसरा फ़ाइट अफजल अजीज़ी साहब से आया। तो उसमें पहली दफ़ा मैंने बलूचिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या जहन में था कि मैं कराटे खेलूँगा तो मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊँगा? नहीं, कोई जहन में नहीं था। मैं बिल्कुल मेरे दोस्त ने मुझे कराटे पे लगवाया, जहन में शौक़ नहीं था मुझे। अच्छा, दोस्त ने आपको कहा? जी जी। कोई आपको सेल्फ डिफेंस की या कोई फिल्में देख के कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी? नहीं नहीं सर। बस खिलाड़ी बनना चाहते थे? तो फुटबॉल की बजाय आपको किसी ने कराटे का कहा तो आपने कराटे शुरू कर दी। जी जी। अच्छा, क्लब अच्छा हुआ करता था? डोजो कैसा था आपका वो? जी उन दिनों सर क्लब अच्छा हुआ करता था। स्टूडेंट खालिद हफीज़ साहब के साथ बहुत ज़्यादा थे। पहले दिन मैंने जब मुझे एक टीचर ने कहा कि आप फिज़िकली फ़िट हो, आप एक हफ़्ते बाद मुझे फ़ाइट कराए। तो मैंने एक ग्रीन बेल्ट को, उन दिनों फुल बॉडी कांटेक्ट होते थे, तो मैंने एक ग्रीन बेल्ट को एक पंच मार के नॉकआउट कर दिया। उसके बाद मुझे कराटे का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। अच्छा, वो क्या हॉल था, क्या था, या स्कूल की जगह थी? कोई मैट शैट कोई सहूलत होती थी उस डोजो नहीं में? नहीं सर, उन दिनों बिल्कुल प्राइमरी स्कूल था। एक प्राइमरी स्कूल में सारे चादर थे।
तो वो उसी में हमने कराटे स्टार्ट करके, कोई इतना फैसिलिटीज़ नहीं थे हमारे पास, मैट नहीं था, मैट तो सर वो काफ़ी अरसे बाद आया ये कराटे। किस साल की बात है जब आपने कराटे का आगाज़ किया? 92 के बाद है सर। 92 की। जी। तो फिर उसके बाद आपने किस डान तक ट्रेनिंग की और कौन से स्टाइल में ट्रेनिंग की आपने? मेरा जो बेसिक स्टाइल है शोतोकान, खालिद हफीज़ साहब मार्लोज ड्रैगन से ताल्लुक़ था उनका, तो शोतोकान से मैंने स्टार्ट कर दिया कराटे, ब्लैक बेल्ट। अब मैं ब्लैक बेल्ट थर्ड डान हूँ। अच्छा, मार्लोज कराटे सेंटर तो लाहौर में हुआ करता था, वहाँ कैसे पहुँचा? मार्लोज साहब के काफ़ी शाखे थे उनके सर। खालिद हफीज़ साहब उनके स्टूडेंट थे, काफ़ी शफीक मार्लो साहब शफीक थे। मार्लोज साहब। ठीक है, तो उनकी ब्रांच थी वहाँ पर जी, बलूचिस्तान कोयटा में ब्रांच थी। क्रोएटा में। तो फिर आपने किस डान तक तरबियत हासिल की और ये आपका मौजूदा डान क्या है? मौजूदा डान मेरा ब्लैक बेल्ट थर्ड डान है, मैंने अब अहमद साफ़ी साहब से हासिल किया। थर्ड डान ब्लैक बेल्ट जी, है आप। जी। तो क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल कराटे में और वो कराटे जो आप खेलते रहे हैं और कंपटीशन कराटे में फ़र्क क्या है? उन दिनों ये ट्रेडिशनल कराटे थे, फुल बॉडी कांटेक्ट थे। अब उसके बाद जब हम तो 2000 के टाइम में हमारे सर वो टेक्निकल गेम हुआ, पहले तो हम फुल बॉडी कांटेक्ट खेलते थे। अगरजन मैं जितना कराटे को जानता हूँ तो 90-92 में जब आपने शुरू किया तो उस वक़्त वहाँ बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की कराटे होती थी और पंजाब डोमिनेट था। उस वक़्त की बलूचिस्तान की कराटे फिर कैसे डेवलप हुई और कैसे आज बलूचिस्तान एक लीड कर रहा है कराटे में? उन दिनों सर बलूचिस्तान से वाहिद मैं प्लेयर था, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए, तो हम ईरान गए। ईरान में हमने कराटे सीखा, तो वो मुझे देख के, मैं साउथ एशियन गेम्स के खेल के ना, मुझे देख के लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ, तो उसके बाद कराटे बलूचिस्तान में बहुत है। उससे पहले पंजाब में तो काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े प्लेयर थे। अच्छा, आप पहले बंदे थे जो पाकिस्तान की नेशनल कराटे टीम में सेलेक्ट हुए। जी, मैं पहले बंदा था उससे सर। पहले आप पहली दफ़ा कब नेशनल चैंपियन बने या ये सिलेक्शन कैसे हुई थी? सिलेक्शन बलूचिस्तान में ट्रायल हुआ करते थे उन दिनों, ताइक्वांडो, किकुशन, जितने भी स्टाइल थे उनके ट्रायल हुआ करते थे। तो मैं बलूचिस्तान से 70 केजी में सिलेक्ट होके 97 नेशनल चैम्पियनशिप एबटाबाद में हुई थी। तो उसमें मेरा पहला फ़ाइट पाकिस्तान रेलवे से है, दूसरा फ़ाइट अफजल अजीज़ साहब, वो बावडा से खेलते थे, उनको मैंने हरा दिया। फिर फाइनल मेरा जो है पाकिस्तान आर्मी से है, उसमें मैंने 97 में पहली दफ़ा 10 साल बाद बलूचिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, तो पहले आपने बलूचिस्तान सूबे की तरफ से नुमाइंदगी की जी। और वापडा के जो अजीज़ी थे जी, उनको हराया। उनको है। और अजीज़ी बहुत उस वक़्त मशहूर क्लास के प्लेयर हुआ करते थे। जी, उस वक़्त में तो कराटे का बिल्कुल पता ही नहीं था। वो टेक्निकल शोतोकान कराटे और टेक्निकल गेम खेलते थे। हम तो पहले पंच मार के खींचते नहीं थे, मतलब आंख फाड़ो, दाँत तोड़ दो, तो हम वही कराटे करते। वो जब मैंने उसको मारा इधर से, आंख उनका कट गया, कहते हैं ये कराटे नहीं है। आप लोग ज़ोर-ज़ोर से मारते हो, कराटे टेक्निकल हो गया है। यानी आपको स्पोर्ट्स कराटे अजीज़ी साहब ने समझाई। जी, बिल्कुल। तो ये भी लोग कहते हैं कि अजीज़ी वापडा की तरफ से खेलते रहे, पाकिस्तान में कराटे करते रहे, लेकिन वो ईरानी थे। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, वो ईरानी थे बिल्कुल। वो पहले पाक बलूचिस्तान बलूचिस्तान में आके हाँ जी। उसने वापडा टीम के साथ खेल के 3-4 साल वापडा टीम को नेशनल चैंपियन बना के फिर आगे वो ईरान गया, अब आजकल तुर्की में। आजकल वो तुर्की में जी, हैं, तुर्की वो में। चले गए। जी, बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल ये बताएं कि आपको ये सारे प्रोसेस में जब आपने कराटे शुरू की, ट्रेनिंग की और नेशनल चैंपियन तक पहुंचते-पहुंचते क्या मुश्किलात पेश आईं? क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी मुश्किल हालात हैं, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या फिर मुलाज़मतों में उनकी इंडक्शन, ये कोई वहाँ कितना कोई ट्रेंड नहीं है। क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं? सबसे पहले मुश्किलात ये सर उधर गुर्बत। मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था। मेरा वालिद साहब एक सिविल पार्क में चौकीदार थे। तो हम गरीबी के उसमें दौर में मैंने बलूचिस्तान से कराटे सीखे। तो उधर ज़्यादातर गुर्बत की वजह से हमें पता चला कि वापडा टीम है, पुलिस है उसमें, तो मुझे शौक़ भी था, फिर मेरा मजबूरी भी बन गया, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं कराटे सीखूँगा, डिपार्टमेंट में जाऊँगा वापडा में, तो मेरा कुछ सैलरी होगा, हमारे घर का गुजारा होगा उससे। तो बाकी भाई भी कराटे के प्रोफेशनल प्लेयर ही बने? जी, बाकी भाई भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल चैंपियन बने मेरे साथ। मैं आपको वाक़या बता दूं कि आपको पता है गोल्डन ब्रदर्स पाकिस्तान में मशहूर है। हाँ, व्यूअर्स, 3 भाइयों ने एक ही मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपने-अपने इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किए और इनकी तीनों भाइयों की गरां कदर खिदमत है कराटे में और इनकी वजह से बलूचिस्तान में जो कराटे की डेवलपमेंट हुई उसके लिए लोग इनको गोल्डन ब्रदर्स भी कहते हैं।
आगा जान, ये इत्तेफाक था कि बाकी भाई भी उतने अच्छे निकले कि, या आपको देख के वो मोटिवेट हुए, या आपने उनको ट्रेनिंग करवाई, ये क्या बात हुई? मुझे देख के पहले मैंने उनको कहा कि आप आ जाए कराटे में। उसके बाद उन उन दोनों में ज़्यादा टैलेंट भी था। तो अच्छा। जी जी, हम तीनों पहले बलूचिस्तान में गोल्ड हुआ, फिर उसके बाद मैं 97 में मैं गोल्ड हो के, फिर उस 97 के बाद 2000 में ये दोनों भाई मेरे साथ शाना बशाना खड़े थे नेशनल में। हम तीनों पहले नेशनल में गोल्ड हुआ, फिर जहांगीर साहब को अल्लाह पाक सलामत करे, वो तीनों भाइयों को हमारे वापडा टीम में लिया। बॉम्बे टीम में ले आए। जी जी। अच्छा, कुल कितनी मर्तबा आपने नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता? कुल सर 97 से मैं 2013 तक अनबीट नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। 97 से 2013 तक 6 साल। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पहली दफ़ा मुल्क के बाहर कैसे पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की, और कौन से मुल्क जाना हुआ आपका? सबसे पहले सर 99 में नेपाल में मैं उधर सेलेक्ट हुआ, तो पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 99 में। जिसमें शौकत साहब ने सिल्वर लिया था और फरमान अली साहब ने गोल्ड जीता था, ये वही जी खटमंडू बिल्कुल, की जी जी, पहली सैफ गेम्स थी? पहली साउथ एशियन चैम्पियनशिप जिसमें फरमान साहब ने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल लिया, शौकत ने खटमंडू वाली? जी काठमांडू नेपाल में। जी। अच्छा, उसके बाद फिर कौन कौन से मुल्क आपको जाने का मौका मिला, और क्या क्या आपकी उसके परफॉर्मेंस बाद रही? मेरे सर 33 इंटरनेशनल टूर वो ज़्यादातर। 33? जी जी, उसमें ईरान के ज़्यादा टूर थे। एशियन गेम्स, इस्लामिक गेम्स, 4 साउथ एशियन गेम्स मैंने खेले, 4 में मैंने दो दो दफ़ा गोल्ड मेडल लिए। उसके बाद दो, दो 99 में मैंने ब्रॉन्ज लिया है। 2010 साउथ एशियन गेम्स में मैंने जो पाकिस्तान टीम की कोचिंग का फ़र्ज़ अंजाम दिया। यानी 6 साल आप नेशनल चैम्पियन रहे अनबीटन, और आपने 2 दफ़ा साउथ एशियन गोल्ड मेडल जीता, जी। और उसके अलावा आपने और भी इंटरनेशनल नहीं टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। इसका मतलब है आप 16 साल नेशनल चैम्पियन रहे, जी जी। और आपने 2 साउथ एशियन मेडल जीते, और बहुत से और भी इंटरनेशनल मेडल्स आपने जीते। और इसी पीरियड में आपके भाई भी साथ साथ वो विनर होते रहे, वो भी अपनी जगह पर कम्पीट करके पाकिस्तान टीम में आ गए थे वो। जी, उन दिनों 2004 के हम तैयारी कर रहे थे साउथ एशियन गेम्स। तो हमारे ईरानी कोच सेंसी अहमद साफ़ी थे। तो उन दिनों हम तीनों भाई पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट भी हो चुके थे। तो वो जो अफ़गानिस्तान, ईरान, उनका अमेरिका का वार शुरू हो गया था, लड़ाई हो, तो उसमें हम 4 साल पाकिस्तान कैंप में रहे कि कभी मैं सेलेक्ट हो जाता था, भाई रह जाता था, कभी भाई सेलेक्ट होता था, मैं रह जाता था। तो आखिर में ये 2004 में सिलेक्शन भी होगा हम तीनों भाइयों का। उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड हमारा हुआ, तीनों भाइयों ने एक साथ, सगे भाई तीनों ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लिया। वो सदर पाकिस्तान मोहम्मद जहांगीर साहब ने हमें गोल्डन ब्रदर्स का खिताब दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक छूटा नहीं है। तीनों भाई साउथ एशियन में एक ही मुकाबलों में तीनों गोल्ड हुए, जो एक रिकॉर्ड है। जी व्यूअर्स, अब देखें शूमी किस्मत क्या है कि बहुत सारे खेलों में, जैसे मेजर गेम्स हैं, उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की कराटे में एक बलूचिस्तान के एक बैकवर्ड गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 3 भाइयों ने शिरकत की, और तीनों ने बैक वक्त गोल्ड मेडल हासिल किए। ये यकीनन एक ऐसा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि जो अब तक ये रिकॉर्ड कायम है अपनी जगह पर। तो अगर जन आपने जब इससे खिलाड़ी की हैसियत से बाद में आप रेफरी भी बने और फिर कोचिंग की तरफ गए, तो आपकी कोचिंग में कौन कौन से एजाज़ात पाकिस्तान ने जीते, और उसका अहवाल ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग में जब कदम रखा, तो मेरे शान बशान मेरे क्लब से मेरे भांजे नसीर अहमद मेंगल, वो भी 13 साल नेशनल चैम्पियन, साउथ एशिया 4 साउथ एशियन गेम्स खेले, उसमें भी गोल्ड। अवेस काशी जो आजकल अमेरिका में है, वो पहला साउथ एशिया का एशियन जूनियर एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। काशिफ। अवेस अवेस काशी। अवैस काशिफ। जी। तो मेरे साथ साथ मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ नेशनल में पाकिस्तान पुलिस जो आपका डिपार्टमेंट है, उसको आपको पता है मेरे स्टूडेंट खेलते हैं पाकिस्तान वापडा से। टोटल 8-9 लड़के मेरे वापडा से। पाकिस्तान रेलवे का टीम मेरे क्लब से बनता है। बलूचिस्तान टीम का भी जब सिलेक्शन होता है, उसमें भी 7 से 8 लड़के मेरे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर जन आपके क्लब का नाम क्या है और कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर? मेरा क्लब का नाम गोल्डन ब्रदर्स हमारे भाइयों के नाम से मशहूर है। टोटल मेरे पास 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है, मेल फीमेल।
गोल्डन ब्रदर्स पूरा मार्शल आर्ट्स एकेडमी। मार्शल आर्ट्स एकेडमी, और ये कौन सी जगह है? ये कोयटा बलूचिस्तान में सर। कोयटा बलूचिस्तान में। ये किसी सरकारी बिल्डिंग में है या आपकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है? नहीं सर, ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कोयटा सेंटर है, उसमें मैं 23 सालों से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान अयूब स्टेडियम है उसका। नाजरीन, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आज से 20 साल पहले जब पंजाब डोमिनेट करता था कराटे में, तो उस वक्त बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये गुज़िश्ता 20 साल से आगा मोहम्मद मेंगल, ग़ुलाम अली हज़ारा और जो बलूचिस्तान की कलसूम हज़ारा हैं और जो वहाँ की फ़ीमेल खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत की है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम टीमों में इन्हीं सीनियर कोचेज़ के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल जीतते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना आपको ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि बलूचिस्तान की कराटे का पाकिस्तान की ओवरऑल कराटे की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा किरदार है, और इस किरदार को पॉलिश किया है पाकिस्तान वापडा ने और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के मोहम्मद जहांगीर साहब ने। मेंगल साहब, आप जब बाहर के मुल्कों में गए तो आपने पाकिस्तान की कराटे के मयार और उनकी कराटे के मयार में क्या फ़र्क देखा? सबसे पहले हम सर ईरान गए। तो ईरान में हमारे कराटे जब हम उनके साथ ट्रेनिंग करते थे नेशनल टीम के साथ। शुरू में शौकत सबको पता है, तो हमारे साथ ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे थे, तो हमारे लेवल इतना डाउन था। तो सेंसे अहमद साफ़ी ने हमारे साथ मेहनत कर कर के एक 8 साल 10 साल आना जाना रहा हमारे ईरान। उनका भी इधर पाकिस्तान टीम में कोचिंग के नुमाइंदगी थे। तो वो हमारे कराटे का बहुत लेवल डाउन था। तो जब हम 5-6 साल बाद उनके साथ ट्रेनिंग के फ़ाइटें किए, तो वो ईरान आपको बताते चलो शौकत के साथ ट्रायल करवाया या मेरे साथ ट्रायल कर उनका वर्ल्ड चैम्पियनशिप या कोई एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान टीम से अगर कहते हैं शौकत से आगाज़ से कोई फ़ाइट जीत गए फिर वो सिलेक्ट है, नहीं तो वो हार जाए, वो रह जाएगा। ये बज़ात खुद एक एज़ाज़ जी, की बज़ाते बात खुद थी। पाकिस्तान टीम। तो ये जब आपने पाकिस्तान के लिए साउथ एशिया में या पाकिस्तान के लेवल पर जब आपने ये मेडल जीते तो पैसे तो बड़े मिले होंगे? जी, सबसे खुशी की बात, हम तीनों भाइयों ने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लिया। उसमें हम तीनों भाइयों को 10-10 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से हुकूमत की तरफ से इनाम इनाम मिला। मिला। और जी। वापडा ने कोई प्रमोशन दी? जी, वापडा ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस टाइम 18 ग्रेड में हूँ। मेरा भाई 18 ग्रेड में, उससे छोटा भाई 15 स्केल में। माशाल्लाह, आप 18वें ग्रेड में हैं जी, मैं और 18 सबसे छोटा जो वो 15 में है। जी। और ये सारी की सारी आपको कराटे की वजह से वापडा ने आपको ऑनर दिया। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बलूचिस्तान कराटे एसोसिएशन, उसके बाद पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, जो उसके बाद हमारे जो वापडा टीम है। अगर इस लेवल पे हम खड़े तो हम पाकिस्तान वापडा और फेडरेशन की वजह से। अच्छा, आगा जान बताएं कि एक अच्छा खिलाड़ी होने के लिए टेक्निक ज़्यादा बेहतर होना ज़रूरी है या स्पीड बहुत होना ज़रूरी है? एक अच्छा खिलाड़ी होने के लिए हमें अहमद साफ़ी साहब बताते रहते थे कि आपका फ़िज़िकली आप मज़बूत हो, और आप फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। फ़िज़िकली फ़िटनेस ज़रूरत हो आपको, और मेंटली फ़िट हो, और आपका दिल बड़ा हो। ये तीनों चीज़ें अगर आप में नहीं हो तो आप अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते। ज़रा नए खिलाड़ी को बताइए, दिल बड़ा होने वाली बात क्या है? दिल बड़ा होने वाले वो क्या, आपका अपोजिट कोई खिलाड़ी आपके या रेलवे से या आर्मी से हो, तो अगर आप उससे डर गए तो फिर आप जीत नहीं सकते उससे। यानी अच्छे खिलाड़ी को देख के कभी घबराना नहीं कभी चाहिए, घबराना नहीं। जी। लेकिन अच्छे खिलाड़ी को देख के सीखना तो चाहिए। जी, बिल्कुल, अच्छे खिलाड़ी को देख के फरमान साहब से सीखे। वो जब फ़ाइट करते थे, वसीम भुट्टा साहब थे, हुमायूं साहब थे, वो जब फ़ाइट करते तो हमने उससे सीखे सर। तो वो जब फ़ाइट करते तो हम उसको फुटवर्क देते, उनके पावर और टेक्निक, फिर उनसे हम पूछते थे कि आप सर किस उस पे खेलते हो, हमें भी आप टेक्निक कराए। तो वो उनका मेहरबानी है, हमें आज इस लेवल पे लाया। फरमान साहब, हुमायूं साहब का, वसीम भुट्टा साहब का, जो हमारे बलूचिस्तान में बाबर साहब है, उनसे हमने सीख के आप अच्छे खिलाड़ी बने। अच्छा, एक तो मैं ये जानता हूँ कि आगा मोहम्मद मेंगल अपने सामने खड़े हुए किसी हरीफ से डरता नहीं है, लेकिन एक कोई ऐसा प्लेयर जिसको देख के आप सोचते थे कि भी आगा आज तुम्हें ध्यान से लड़ना है? जी, इस्लामिक गेम्स 2004 में हमने इस्लामिक गेम्स सऊदी अरब में, मेरा पहले फ़ाइट ईरान से आया। तो ईरान के साथ हमने बहुत फ़ाइटें भी किया। वो वर्ल्ड चैम्पियन भी था उन दिनों। तो मुझे ज़िंदगी में घबराहट नहीं हुआ। उसी टाइम उसके उसके साथ जब हमने फ़ाइट किया तो उसने मुझे अच्छी बराई थ्रो मारा। तो उसके बाद हमारे इंसाफ़ी मुझे गुस्से से देखा, मैंने कहा अब डरना नहीं उससे।
तो उधर मुझे ज़्यादातर उसी से खौफ आया, फिर मैं भी उसके साथ बराबर करके 2 पॉइंट से मुझे जीत गया ईरान सऊदी अरबिया में इस्लामिक अच्छा, गेम्स। क्या इस एक्सरसाइज होती है और क्या प्रैक्टिस करें कि जब खिलाड़ी को इस तरह की सिचुएशन का सामना हो, उसको क्या सोचना चाहिए, अपने आप को ज़हनी तौर पर किस तरह वो मजबूत बनाए? मजबूत बने सर, आजकल तो हम पहले तो हम उसमें ट्रेनिंग करते थे, वो डाइट का हम ख्याल नहीं रखते थे, अपने पानी का रेस्ट का ख्याल नहीं रखते थे। तो आजकल हम अगर अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए हमने ज़्यादातर डाइट और ट्रेनिंग पे हम तो सुबह भी ट्रेनिंग करते थे, शाम को भी ट्रेनिंग करते थे, डाइट का ख्याल नहीं। तो अब हमें सुबह शाम ट्रेनिंग के लिए डाइट भी ज़रूरत है और फिज़िकल फ़िटनेस का ज़्यादातर ज़रूरत है हमें, ताकि हम अच्छे खिलाड़ी बने। अच्छा, यानी आपके दौर में न्यूट्रिशन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था बिल्कुल, या अफोर्ड भी नहीं करते थे, हैं? अफोर्ड भी नहीं हो सकता तो ख्याल भी नहीं रखते ख्याल थे। भी नहीं रखा जाता। तो अब आप अपने जब आप हैसियत कोच परफॉर्म करते हैं तो अपने खिलाड़ियों को न्यूट्रिशन के बारे में, फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में आप उनको बताते हैं, समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल, हमारे अख्तर मोहिउद्दीन साहब पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच रह चुके थे, उससे मैंने सीखा और पढ़ा। वो हमें कहते थे, आगा अगर आप जब कोचिंग करते हो, मैंने आपका क्लास आज से 15 साल पहले मैं आपका क्लास में देख रहा हूँ, 12 साल के भी बच्चे कह रहे, 15 साल के भी बच्चे कह रहे, 18 साल के भी, इनको आप चेंज करो, आप इनकी शिफ्ट बनाओ, 12 से 16 साल तक बच्चों का अलग शिफ्ट कराओ, उनका ट्रेनिंग पीरियड आपने 1 घंटा रखना है, फिर 18 साल से 25 साल के बच्चों का आपने ट्रेनिंग सेशन अलग रखना है। तो वो हम उनसे सीखे कि हमने बच्चों का क्लास अलग करना है और बड़ों का जो पावर है, उनके टेक्निक है, उन्हें हम लोगों ने अलग कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, इतनी टीमों से आपके मुकाबले होते हैं। गोल्डन ब्रदर्स ने कौन सी एक ख़ास टेक्निक या एक ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार किया जिससे वो चैम्पियन बने और मुमताज़ बने? गोल्डन ब्रदर्स सर बस ज़्यादातर हम मेहनत पे डिपेंड करते थे, मेहनत। बहुत ज़्यादा मेहनत कितने करते थे। घंटे ट्रेनिंग होती थी रोज़ाना? और रोज़ाना हम 4 घंटे ट्रेनिंग, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो फिर हमने इतने साल चैंपियन रह के भी हमने एक ऐप बनाया था कि अब अगर हम पाकिस्तान में गोल्डन ब्रदर्स है, 3 नेशनल गेम्स या नेशनल चैंपियन और है, तो हमने साउथ एशियन गेम्स में भी हमने गोल्ड गोल्ड लेना है। तो इसमें ज़्यादातर हम तीनों भाइयों का मेहनत क्या दरकार। तकसीम करते थे, कितने घंटे फिज़िकल ट्रेनिंग, कितने घंटे टेक्निक की ट्रेनिंग, और क्या दिन की तरतीब क्या हुआ करती थी? वो हफ्ते में हमने क्लास रखे थे, 2 दिन टेक्निक ट्रेनिंग है, 2 दिन फिजिकल ट्रेनिंग है, 2 दिन ये जर्नल फिटनेस, उसमें जब फिटनेस भी आ जाता है, मिक्स ट्रेनिंग है, वो हम अलग अलग रखते थे। हफ्ते में एक पूरा हफ्ते का शेड्यूल बनाते थे, या अगर कोई टूर्नामेंट हो, नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स के लिए, फिर हम 1 माह का जो हम शेड्यूल बना के इस तरह हफ्ते में इतने दिन फिटनेस, इतने दिन टेक्निक ट्रेनिंग करना है, इतने दिन फाइटें हमने करना है। तो आपके ख्याल में ये हर प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि वो अपना स्केड्यूल बनाए और उसके लिए मुस्तकिल मेहनत करे? अगर हमने एशियन गेम्स में मेडल लेने हैं, अगर वर्ल्ड में, तो अब वो प्रोग्राम के साथ चले, वो एक अपने शेड्यूल बना दे कि हम मैंने हफ्ते में इतने दिन ट्रेनिंग करना है, 2 दिन रेस्ट करना है, फिर वो आगे अगर कोई गोल पे पहुंचा तो इसके बगैर नहीं हो सकता है कि वो हर दिन ट्रेनिंग हो या हर दिन फिजिकल ट्रेनिंग हो, वो अलग अलग रखे, फिजिकल ट्रेनिंग अलग रखे, फिटनेस अलग रखे, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो अलग रखे। आगा जान, ये कराटे की ट्रेनिंग और ये इतना मेहनती काम और ये सारी स्ट्रगल सिर्फ मेडल के लिए ही होती है या कुछ और भी पीछे जज्बा होता है? मेडल तो हम ले लेते, वो हमारे एक पाकिस्तान का नाम जो फ्लैग ऊपर होता है, वो हमें एहसास जब हुआ जब हम पाकिस्तान में गोल्ड हुआ साउथ एशियन गेम्स में या एशियन गेम्स में हमारे मेडल है, तो पाकिस्तान का कौमी तराना बजता है, वो हमने ज़्यादातर उसी के लिए, इतने मुल्कों में अगर पाकिस्तान का तराना आगामन मैंगल की वजह से वो होता है, तो इसमें बहुत बड़ी खुशी होता है। मेडल तो हमें हासिल कर लेते थे। आगा जान, आपका ताल्लुक मस्तूम के एक बैकवर्ड गांव से है और हमारे दुश्मन ये कहते हैं कि शायद उस एरिया के लोग इतने मुहब्बुल वतन नहीं है जितना कि दूसरे इलाकों के लोग हैं। तो आपके अंदर ये हुब्बुल वतनी, और आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या दुनिया को बताना चाहेंगे कि बलोच बलोच और मेंगल और ये जो कबाइल के वहाँ लोग हैं वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं? अ, सबसे पहले सर मैं आपको बताता चलो, बलूच से ज़्यादा मोहब्बुल वतन कोई नहीं है। मोहब्बुल वतन लोग कोई नहीं है बलूच से ज़्यादा। हाँ, अगर उनको हक दिया जाए, अगर हक नहीं दिया जाता तो फिर वो कहते हैं कि हम हिब्बुल वतन है, मगर वो अपना हक लेने के लिए कहता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बहत्तर बातें होते हैं, मगर इतना नहीं है। आगा जान, आपने इतनी मेहनत की और इतनी हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आपने मेहनत की, आप नहीं समझते कि आपको हक मिला है और इस हक में किसी ने आपको रोका भी नहीं? सर मैंने मेहनत किया, मेहनत में मुझे हक बिल्कुल मिला है।
तो अगर अगर कोई सियासत भी हो, हम सियासत कभी उस पे भी अगर हम मेहनत करें, सब्र करें, तो फिर वो कभी इंशाल्लाह इस तरह नहीं होगा कि हम मेहनत करके आगे जाए। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने कि अगर सियासत में भी इस तरह ही मेहनत हो तो कोई किसी का रास्ता जी बिल्कुल। नहीं रोक सकता। आपको पाकिस्तान के बारे में, आपको पाकिस्तान कैसा लगता है? आपके क्या अपने ज़ाती ख्यालात क्या है? पाकिस्तान सर हमारा मुल्क है, हम बलूचिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर हम इसको इसी तरह साथ चले, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा काम करें, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा काम हो, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क नहीं है पाकिस्तान। तो आगा जान, आपके और मशागल किए हैं? कोई किताब पढ़ना, कोई म्यूज़िक सुनना, कोई इस तरह पेंटिंग करना, कराटे के अलावा कोई और शौक़ है? जी बिल्कुल, म्यूज़िक कभी कभी मैं गज़ल सुनता हूँ। अच्छा, जी जी। कौन तो से पसंदीदा गुलकार हैं आपके? मेहदी हसन ज़्यादातर मेहदी सुनता हसन सुनते हूँ। जी। हैं, बहुत बड़ा नाम था। तो इसके अलावा आपका क्या ख़्याल है? कोई मोहब्बत हुई, शादी की, बच्चे कितने हैं, कोई उस बारे में? जी मैंने पहले पहले मैंने शादी की, पहली शादी मेरे, दूसरी दफ़ा मुझे मोहब्बत हुई। मैं बताता चलूँ आपको, मेरे 2 शादी है। आपकी 2 शादी 2 हैं शादी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इस टाइम 11 बच्चे हैं, 11 में से 7 बेटे हैं मेरे, अच्छा, 4 बेटी हैं मेरे। माशाल्लाह 2 शादियाँ की, हमारी 2 भाभी हैं और 7 बेटे हैं और 4 बेटी हैं। 4 बेटी हैं। उनमें से भी कोई कराटे करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बेटे कराटे करते तो हैं। आप खामद पहले बने या नेशनल चैंपियन पहले बने? पहले नेशनल चैंपियन पहले बने। नेशनल चैंपियन बने। तो क्या हमारी दोनों भाभीयों में कराटे तो नहीं होती? नहीं मैंने सर कभी नहीं देखा है। मुझे दोस्त कहते हैं आपने 2 शादी किया तो लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं हकीकत मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं देखा उनको। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा कहते 2 शादी वाले कभी खुश नहीं होते। तो मैं फिर अपने बेटे से अवैस से पूछता, मैंने कहा यार मैंने तो आपकी अम्मी दोनों को लड़ते हुए नहीं देखे, कभी आपने लड़ते हुए नहीं देखे? कहते नहीं अबू मैंने भी नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर घर बहुत सही चल रहा है। भाईजान, तो 2 बेगमात और माशाल्लाह 11 बच्चे, और उसके साथ इतनी कराटे से कमिटमेंट और एंगेजमेंट जो है, मुश्किल नहीं हो जाता? बस सर मैंने अपना ज़िंदगी वक्फ कर दिया कराटे के लिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है। मैं बिल्कुल कोई कारोबार नहीं करता हूँ। मेरा काम ही ये है कि सुबह मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, शाम को मेरे अकेडमी में मैं सिर्फ कराटे करता हूँ। अच्छा, आगा मेंगल के अपना पसंदीदा कराटे प्लेयर पाकिस्तान में कौन है और कौन सा पसंदीदा कोच है? मेरे पसंदीदा कोच अहमद साफ़ी साहब थे, और पसंदीदा प्लेयर हमायूं साहब और फरमान साहब थे। और आपने किसी जापानीज़ कोच से कोई भी ट्रेनिंग हासिल की? जैपनीज़ उन दिनों सर महमूद नवीद साहब आते थे, वो उनके साथ जैपनीज़ कोच जूडो और कराटे जी, उनके आते थे। जी उनके साथ भी ट्रेनिंग कर लिया कोई मैंने। नाम कोई याद हो? जी हमने WSKF के शियान कसोया सेंसी, उनके साथ हमने ईरान में भी ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैंने तुर्की में भी उनके साथ ट्रेनिंग की है, जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के सेक्रेटरी होते हैं। आगाजान, इतने मुल्कों का दौरा किया आपने, बताया 33 ममालिक में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ईरान भी जाते रहे, उधर उधर भी जाते रहे। कहीं ख्याल आया हो कि मैं अगर पाकिस्तान के अलावा फ़लाँ मुल्क में ठहर जाऊँ तो मैं इससे भी अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ या ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? जी सर, कतर में एशियन गेम्स में 2007 में गया था। तो उधर मुझे ऑफ़र हुआ, हमारे बलोच बिरोई उधर रहते थे। मुझे कहते आप आके कतर, मैं उनके साथ आपका कमिटमेंट करता हूँ, तो आप आके कतर टीम को ट्रेनिंग कराएं। तो मुझे फिर भी इतना सुकून है, मैंने कहा उधर तो पैसे मिलेगा, मैं अपने पाकिस्तान की खिदमत करना है, पाकिस्तान कराटे का फिर खिदमत करना पाकिस्तान की खिदमत है। करनी जी है, जी। उसको आपने प्रेफर किया। जी बिल्कुल। बहैसियत खिलाड़ी, बहैसियत कोच और बहैसियत एक रेफरी के, तीनों में किसको आपने ज़्यादा इंजॉय किया? इन्जॉय मैंने सर जब प्लेयर थे मैंने इन्जॉय किया, रेफरी को भी इन्जॉय नहीं किया, कोचिंग को भी ज़्यादातर, क्योंकि जब हम खेलते थे उन दोनों मैंने ज़्यादा इन्जॉय किया जब हम खेलते थे। खेल को? जी। तो कौन कौन से दोस्त बने अपनी वापडा की टीम में या आर्मी की टीम में या नेशनल लेवल पर, और कैसी उनके साथ ज़िंदगी गुजरी आपकी? मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान वापडा में शौकत अली गल्लू थे, फ़ज़ल हुसैन जो पेशावर से, मेरे बेस्ट फ्रेंड ये थे। मतलब हमने 15-20 साल एक साथ गुजारे, ज़्यादातर मैं इनके आप साथ। कौन से वेट में लड़ते थे और वो कौन से वेट में लड़ा करते थे, और क्या कोई टीम इवेंट भी होता था? जी जी बिल्कुल, मैं 70 केजी में लड़ता था, उसके बाद -84, फिर +84, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लड़ते थे। शौकत अली गल्लू कभी 60 केजी में, फ़ज़ल 65 केजी में लड़ते थे। वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लड़ते तो थे। दूसरी आर्मी या पुलिस या सिंध या उन टीमों में से कौन से खिलाड़ी आपको पसंद थे कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं? अ, उन उन पाकिस्तान आर्मी में एक माजिद था,
और मेरे वेट में आदिल जान भी कभी आया करते थे। आदिल जान बहुत बेस्ट प्लेयर थे। सौदागर मसीह से भी मैंने टीम फाइट में खेला, उससे भी मैंने जीते। तो पुलिस के कामरान कामरान थे मेरे वेट में, कामरान लोधी। और रेलवे से हमारे मूसा भाई थे, वो थे। कामरान लोधी भी गालबन कोयटा से ताल्लुक़ है जी उनका। बिल्कुल, उनका भी कोटा था। तो अब जो अब इस वक्त जो एक टीम या रजीम चल रही है, कतः नज़र इसके कि वो किसी का भी शागिर्द है, कौन सा खिलाड़ी आपको बहुत पसंद है? इन दिनों मुझे सबसे पहले मुझे पसंद मेरा भांजा नसीर अहमद मैंगल है। कौन सी टीम की तरफ से खेलता वो है? वापडा टीम से खेलते। क्या बात पसंद है आपकी? वो उसको मैंने देखा है, उसका हाइट बहुत कम है। वो 67 केजी में मुसलसल 13 साल नेशनल चैम्पियन रहा। वो आपको पता है 67 केजी में यूरोप वाले, एशिया के और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान आर्मी के भी बड़े बड़े हाइट है। तो वो इतना टेक्निकल है। इस छोटे हाइट में अभी तक आज भी इंटर यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा गोल्ड लिया। मुझे मेरा फेवरेट नसीर अहमद है। तो आप काता भी करते रहे या कुमीते में ही सिर्फ आपने पार्टिसिपेट जी किया? बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान वापडा के लिए 4 साल मुसलसल मैं नेशनल चैम्पियन, नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड लिया। इंडिविजुअल काता में? ग्रुप का था ग्रुप? मैं, मेरे भाई और सेंसी गुलाम अली मैं हमारे साथ थे। उससे पहले मेरा उस्ताद करीम साहब, वो हमारे साथ थे। तो मैंने 4 साल मुसलसल पाकिस्तान वापडा के लिए नेशनल चैम्पियन बना और नेशनल गेम्स में भी गोल्ड लिया अच्छा, आप ग्रुप का। सेंसी गुलाम अली के साथ मिलकर टीम काता किया करते जी थे? बिल्कुल, पाकिस्तान वापडा के कहता हम गुलाम अली के अगर साथ मैं मिल। कहूँ कि काता की दो जुमलों में तारीफ करें कि काता क्या है और क्या काता मुश्किल है या कुमीते मुश्किल है, तो आप बताएं ज़रा, टेक्निकल बात थी। मैं क्योंकि बेसिकली मैंने वो काता भी किया कुमिते, तो मेरा फेवरेट भी काता है और कराटे का बेसिक भी काता है। और काता फाइट से बहुत ज़्यादा सख्त भी है। अगर लोग कहते नहीं फाइट सख्त है, मैंने खुद काता किया, काता का बेसिक और काता बहुत सख्त है। काता कहते हैं कि कराटे की ग्रामर है, जी, और मैं भी ये समझता हूँ कि कुमीते मेहनत मांगती है और काता खून मांगता है। खून मांगते बाज़ार तो देखने वाले के लिए एक वो डिस्प्ले होता है, लेकिन जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि उसके पीछे कितने सालों की और कितने घंटों की मेहनत है। हैं। जी, और अगर आज मैं आपसे कहूँ कि रब आपको दोबारा मौका दे तो क्या बनेंगे? अगर अब मुझे मौका दे मैं फिर प्लेयर बनूंगा। और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए मैंने ज़्यादा मेडल लेना है। और मेरा ख्वाब यही है कि अगर मुझे मौका मिले, मैं एशियन गेम्स में भी गोल्ड लूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा, कोई बहुत काबिल फ़ख्र वाक़या या कोई अवार्ड जो आपको मिला हो वो बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। फीलिंग मेरा सबसे ज़्यादा सर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उन दिनों, हम तीनों भाई साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड हुए। और उन दिनों 2005 के 4 के दौर में 10 लाख, फिर 10 के बाद 20 से 30 लाख रुपए का बहुत बड़ा अहमियत होते थे। तो सबसे मेरे खुशी ये थी, हमारे घर का चूल्हा जल गया। तो हमारे घर भी किराए का था, हमने फिर इसी पैसों से कारोबार भी किया और अपने घर भी ख़रीदे अच्छा, इसी। ईमानदारी से बताएंगे कि फ़ख्र ज़्यादा महसूस हुआ या पैसे मिलने की खुशी ज़्यादा हुई थी? फ़ख्र ज़्यादा महसूस हुआ क्योंकि हम वर्ल्ड चैम्पियन बने, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। फिर गोल्डन ब्रदर्स, ये बहुत बड़ा नाम है सर, गोल्डन में मतलब सोने के भाई। ये इन दोनों पे फ़ख्र हुआ हमारे, हमें फिर पैसे जब मिले तो हमारे घर का ज़्यादातर गुजारा हुआ सर। देखें, दो भाभियाँ तो हमारी हैं, तो बाहर कभी किसी से इश्क मोहब्बत, कोई आंख मटक्का? जी कभी कभी हो जाते हैं, मगर इतना नहीं कि मुझे अब आशिक मिजाज है? जी बिल्कुल। पसंद है, हाँ जी। छोटी बीवी मुझे कहते हैं अगर आपने दूसरी शादी की, आप मैं या खुद को मार दूंगा या आपको मार दूंगा। अब उनका ख्वाब है, वरना आप तीसरी ज़रूर खड़काएं। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी दौर के प्लेयर ज़्यादा अच्छे थे या आज जो जिनको आपने ट्रेंड किया वो ज़्यादा अच्छे हैं? अ, हमारे दौर के प्लेयर बहुत अच्छे थे सर। क्या खूबी थी? उनमें खूबी था अपने सीनियर के रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और मेहनती थे वो। आजकल के दौर में स्टूडेंट ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते और डाइट का अपना वो ख्याल नहीं बाउंडिंग रखते। या वो टीम जी, स्पिरिट नहीं वो है। टीम स्पिरिट नहीं है क्योंकि वो और मेहनत भी नहीं करते। हाँ जी। अगर मेहनत आजकल के हमारे खिलाड़ी करें तो हम क्या साउथ एशियन गेम्स तक हम नहीं रह सकते। हम एशिया, जैसे सादी अब्बास ने एशियन चैम्पियन बना है तो वो मेहनत करके आए। हम चाहते हैं कि और सादी अब्बास पैदा हो, हम एशियन गेम्स में मेडल ले, हम वर्ल्ड में मेडल ले। आगाजान, इस कमी को, जो टीम स्पिरिट की कमी है, इसको बहैसियत कोच कैसे दूर किया जा सकता है? वैसे कुछ सर, मैं तो यही कहता हूँ कि इन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट खर्च करे ताकि खिलाड़ी बन जाए। उसमें ज़्यादातर आपको पता है कैंप नहीं लगते हमारे।
तो अगर हमारे खिलाड़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो ज़्यादा जब कैंप लगाए ज़्यादा जाए, कैंप लगाए जूनियर जाए। सीनियर को मिक्स जी, अब करके। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने, आपको पता था, आप खुद भी उधर मौजूद थे, यूथ कराटे चैम्पियनशिप कराए। हमें यही चैम्पियनशिप हमारे बच्चों को चाहिए। इसमें हमारे नर्सरी मिल जाता है अब। तो पहले हम खेलते थे, हम एक सेंटर टीम वापडा टीम को बन जाता था और आर्मी टीम थे। अब जब पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने यूथ चैम्पियनशिप स्टार्ट किया, इसमें हमें ज़्यादातर बच्चे मिल रहे। और इन्हीं पे अगर हम इनको साउथ एशियन ये यूथ चैम्पियनशिप खिलावे, फिर उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप, ये कल को बड़े प्लेयर बनेंगे और वर्ल्ड चैम्पियन भी हमारे यही बच्चे बनेंगे। आयोजन आलमी सतह पर भी और मुल्क में भी काफ़ी कराटे में काफ़ी सियासत है, जिसकी वजह से एक बहुत सारे एक बच्चे जो हैं या खिलाड़ी जो हैं वो कौमी धारे में नहीं हैं या नेशनल लेवल पर नहीं आते। तो क्या किया जाए कि उनको भी शामिल करके हम अपना पूल या अपनी तादाद जो है टैलेंट हंट करने की बढ़ाया जाए। आप बहैसियत कोच, आपके ज़हन में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सब मिलकर पाकिस्तान का ओवरऑल टैलेंट डेवलप करें? जी बिल्कुल। आजकल आपको पता है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर और बड़े बड़े उस्ताद, मैं नाम लेना चाहता हूँ, बशीर भट्ट साहब, हमायूं साहब, औरंगज़ेब साहब, इनको हमारे बाजू बनना चाहिए। ये फिर आके हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन में हमारे बाजू बने, हमारे बड़े बने। तो हम मिल के चलाना चाहते हैं सबको। अगर ये मिल के चलाना चले तो सर पाकिस्तान पंजाब में, और हमारे बड़े बड़े प्लेयर हमारे साथ अगर मिल के चले तो हमें कोई कमी नहीं है इसमें। अच्छा, बहैसियत कोच अगर आपको पूरा इख्तियार दिया जाए तो क्या एक काम आप ऐसा करेंगे जिससे कराटे डेवलप हो सकती है? मैं एक काम करूँगा, खिलाड़ियों को ज़्यादातर टूर हो, ज़्यादा ज़्यादातर टूर दें, ज़्यादा इंटरनेशनल टूर हो। इंटरनेशनल क्योंकि हम टूर। पाकिस्तान में बहुत लड़ते हैं सर, साउथ एशिया लेवल तक हम बहुत लड़ते हैं। आगे एशियन चैम्पियनशिप में हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के साथ पैसे नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पैसे साथ पैसे नहीं। मुझे इतना पैसा मिले ताकि मैं अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक तक पहुंचाना चाहता हूं। वो बगैर पैसों के नहीं होते। बगैर पैसों के मुमकिन नहीं है। क्या हुकूमत की सरपरस्ती काफ़ी है? नहीं, कोई काफ़ी नहीं है हुकूमत। अगर अभी आपको मैं बताऊं, क्रिकेट पे कितना ख़र्चा होता है। क्रिकेट आपको पता है 8 से 18 से 19 मुल्कों में खेला जाता है। वो कराटे 80 मुल्कों में खेला जाता है। तो कराटे में आपको पता है टैलेंट हमारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कितना है। हम ये इंडिया को कराटे में पूछते नहीं है, श्रीलंका को पूछते नहीं है। तो इन्हीं ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स और इंडिविजुअल गेम पे ज़्यादा मेहनत किया जाए, इनको ज़्यादा पैसा दिया जाए, इनको ज़्यादा टूर दिया जाए, ताकि ये आगे जाके वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। अच्छा, गोल्डन ब्रदर्स जो मार्शल आर्ट एकेडमी आपने बनाई है, वो काफ़ी पैसे कमाते हैं आप, या फीस मामूली सी है उसकी? क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कराटे एकेडमी चलाना या क्लब खोलना? नहीं सर, मैं आपको सच बात बताऊं, 23 सालों में मैंने कभी कराटे गोल्डन ब्रदर्स से कभी मैंने जो बच्चों को ट्रेनिंग करा, आपको पता है बलूचिस्तान में इतना गुर्बत है बच्चों को, वो अपने बच्चों को एकेडमी लाते हो, कहते हैं आपने एडमिशन भी देना है, इनको यूनिफॉर्म भी देना है, इनसे फ़ीस भी नहीं लेने। तो मैंने ये कराटे में जब प्लेयर तब मैंने कमाया, मगर क्लब से आज तक मैंने इतना पैसा नहीं कमाया कि कोई फ़ीस दे सके। उधर बहुत गुर्बत है सर। तो हमारा दिल भी नहीं करते कि गरीब बच्चे से फ़ीस ले हुए फिर आगे जाके वो किधर कराटे खेल सकते। तो उधर मैंने गोल्डन ब्रदर एकेडमी से कभी इतना पैसा कभी नहीं कमाया। व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत बात है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से उठने वाला जब हीरो बनता है तो वो अपने जैसे और खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए बगैर फ़ीस के उनको यूनिफॉर्म भी देता है और एक ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल क्लब चलाता है सिर्फ इस जज्बे के तहत कि वो पाकिस्तान के लिए नए खिलाड़ी और नए हीरो पैदा करेंगे। आगा मोहम्मद मेंगल साहब, आने वाले खिलाड़ियों के लिए हम हमेशा अपने मेहमानों से एक मैसेज लेते हैं। आप पाकिस्तान के उभरते हुए खिलाड़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस पाकिस्तान के उभरते हुए खिलाड़ियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक मेहनत और अपने सीनियर के रिस्पेक्ट, और ये मोबाइल से थोड़ा दूर रहे और रात को अपने नींद पूरा करे। सबसे पहले मेरा यही मैसेज है, ताकि अपने खिलाड़ी को रेस्ट मिले, नींद पूरा हो, ताकि हम आगे सोचें कि हम पाकिस्तान में हमने कितने लेवल पे आगे जाना चाहते। आगा मोहम्मद मेंगल साहब, शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपकी जो बातें सुनी वो यकीनन हमारी नौजवान नस्ल के लिए इंस्पायरिंग होंगी। तो व्यूअर्स, आपने आज के इस एपिसोड में देखा कि बलूचिस्तान के एक दूर उफ्तादा गाँव से उठने वाला शख्स ज़ीरो से उठकर मुसलसल मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद के बाद
खुद हीरो ही नहीं बना बल्कि वो मुस्तकबिल के हीरोज़ भी तैयार कर रहा है। ये ट्रू स्पिरिट है एक शिहान की, एक ग्रैंड मास्टर की। आगा मोहम्मद मेंगल साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया सर। शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट आप जैसे शिहान को अपने प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए बुलाता है कि आपकी बातों से नए नस्ल जो है वो कुछ सबक सीखे और मोटिवेट हो सके। व्यूअर्स, अगर आपको आज हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे प्रोग्राम को, अपने चैनल को, हमारे शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें अपनी आरा से भी हमें नवाजते रखें ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रोग्राम ला सकें। आपका होस्ट आगा नासिर आपसे इजाज़त चाहता है। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए शिहान के साथ। अल्लाह निगहबान।